मेरी माँ एक तलाकशुदा औरत है। मैंने बचपन से आज 22 वर्ष की उम्र तक केवल उनको ही देखा और जाना है। वह एक सुंदर और आधुनिक सिद्धांत वाली महिला है। मेरे लिए माँ वाक्य भगवान सम्मान है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित घर था हमारा, जिसमें 3 रूम थे और माँ की अच्छी सैलरी थी। वह एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। मेरे पालन पोषण के लिए मेरे पिता से भी हमें धन मिलता था। उन्होंने मेरी माँ को उस समय छोड़ दिया था जब मैं 2 वर्ष का था। उनकी एक बेहद धुंधली सी आकृति मेरे दिल में थी, एक दुबला पतला लंबा सा व्यक्ति। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था, तब मम्मी की आवाज आई, अविनाश नाश्ता खाना सब बना दिया है। नाश्ता करके कंप्यूटर कोचिंग चले जाना, वहां से आकर खाना खाकर आराम करना। घर पर ही रहना, मैं देर से आऊंगी। अब तक आएंगे आप 9 बजे तक आ जाऊंगी, तुम कहीं घूमने मत निकल जाना। मम्मी पास आई, देखो अविनाश, तुम्हें कॉलेज पूरा करने के बाद नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अरे नौकरी कहीं रखी है क्या मम्मी? मैं हंसा। मम्मी बोली, तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना होगा, और मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लंबा इंतजार करूं। तुम मेरे लिए इंतजार करना मम्मी, अभी तो मैं केवल 23 वर्ष का हूँ। मेरे पास बहस के लिए समय नहीं है। 3 महीने बाद तुम 24 वर्ष के हो जाओगे। तुम्हारी नौकरी और शादी, बस मैं केवल 2 ही बात सोचती रहती हूँ। पिछले 21 साल से अकेली में किस तरह से एक दूध मुहे बच्चे को लेकर इस दुनिया में संघर्ष करती आई हूँ, यह केवल मैं ही जानती हूँ। तलाक के बाद तुम्हारे पापा से तुम्हारे लिए कोई अपेक्षा नहीं की। मम्मी का गला भर गया और मैं सचेत हो गया। मैं तुम्हारी स्थिति से भली भांति अवगत हूँ मम्मी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम अपनी सहायता करो बेटा, मेरी नहीं। वो हल्की से गुदगुदाई और बैग उठाकर बाहर निकल गई। मेरी मम्मी आज भी जवान और आधुनिक थी। मम्मी का पहनावा और मेकअप करने का ढंग अच्छा था। यदि उन्होंने हमसफर के रूप में किसी को पसंद कर रखा है तो मैं कभी उनके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। औरतों का भी अपना एक व्यक्तिगत जीवन है जिसे वह हर किसी को नहीं बताती है, मैंने सोचा, और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठकर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। रात में मम्मी देर से घर लौटी। नीचे से उनके हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने झांक कर देखा, वह मनोज अंकल के साथ खड़ी थी। बहुत दिनों बाद उन्हें खुश और बेफिक्र देखा। मनोज अंकल उन्हें अपनी गाड़ी से छोड़कर चले गए। वो मम्मी के अच्छे मित्र थे। यदि वे दोनों साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति न थी। मम्मी क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताउम्र अकेली रहे जो उन्हें मझधार में छोड़ दिया। मैंने सोचा मम्मी से इस बारे में बोलूं। मम्मी अंदर आ गई थी। अविनाश कैसा बीता दिन? उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा रहा, बताइए। ठीक ठाक था। अरे यह सब तुम क्या कर रहे हो? आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। देखिए मैंने दाल चावल बनाए हैं, साथ में खीरे वाला रायता भी बनाया है। अरे वाह, मेरा बेटा इतना समझदार हो गया है। लेकिन मैं तो खाना खाकर आई हूँ। ओह, लेकिन आपने बताया ही नहीं। मैं बेउत्साहित हो गया। सॉरी अविनाश, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल इसे खा लूंगी। मैं अकेले खाना खाते हुए गुनगुनाती प्रसन्न मम्मी को देखता रहा। मम्मी मनोज अंकल के साथ घूमकर लौटने के बाद खुश रहती थी। मेरे लिए मम्मी क्यों अकेले रहे? उन्हें भी खुश रहने और सजने संवारने और जीवन के अन्य आनंदों का भागीदार होने का पूरा हक है। क्यों एक अकेली औरत को बच्चे परिवार के कारण अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता से समझौता करना पड़ता है? हर वक्त उसे ही क्यों एक त्यागमयी नारी बनने की अपेक्षा की जाती है? मैं मम्मी के बारे में अक्सर सोचता था कि किस प्रकार उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दी जा सके। वह किसी भी प्रकार से पीड़ित शोषित न थी। आर्थिक रूप से हम अच्छे थे, मनमर्जी के मालिक थे। मम्मी ने भी कई प्रकार की सामाजिक संस्थाओं से स्वयं को जोड़ रखा था, फिर भी खुश थी। मनोज अंकल के साथ बिना संकोच के घूमती फिरती थी, किंतु फिर भी वह अकेली थी। एक दिन उनका मूड अच्छा देखकर मैंने कहा, मम्मी आप अकेले ही सारे कर्तव्यों का निर्वहन करती हो, क्या ऐसा संभव नहीं कि आप 1 से 2 हो जाओ? यह तुम क्या कह रहे हो? अविनाश, वह चौंक गई। क्यों, इसमें कैसी शर्म? यदि लड़का तलाक के बाद दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है तो लड़की क्यों नहीं? मम्मी कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम कहीं मनोज के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा था मम्मी, मैं आपके अकेलेपन के साथी की बात कह रहा था। तुम बड़े हो गए हो, अविनाश अपने ढंग से सोचते हो, लेकिन बेटा इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने पूछा, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? अविनाश, तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैर पर खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी चिंता छोड़ो। लेकिन क्यों, बताइए ना मम्मी,
मम्मी कुछ संचित्र निगाहों से मुझे ताकती रही, फिर बोली, यदि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मुझे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और मासिक 40,000 की निर्वाह राशि भी नहीं मिलेगी। किंतु मम्मी चुनौतीपूर्ण अंदाज से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को भांपती रही, किंतु मेरे चुप रहने पर अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। उस दिन के बाद मम्मी मेरे साथ खुल गई, मनोज अंकल के बारे में मुझसे बातें करने लगी। कभी कभी उनके साथ दूसरे शहर भी घूम आती। उनका हमारे घर में दखल बढ़ने लगा, किंतु मुझे बुरा ना लगता। मेरे ये मम्मी का सुख संतोषी सबसे बड़ी बात थी। फिर मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, रात दिन कठिन परिश्रम किया और लगन पूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट गया। दोस्तों और मनोरंजन मौज मस्ती से एक निश्चित दूरी बना ली और अंततः मैं सफल हुआ। मैंने मात्र 3 वर्ष के अंदर ही ग्रेजुएशन करके कोचिंग द्वारा बैंकिंग के कई एग्जाम दिए और एसबीआई बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग असम में हुई। मन बेहद उदास था। मम्मी मेरी पैकिंग करते करते मुझे तरह तरह के निर्देश दे रही थी। मैं आधी बातें सुन रहा था, आधी नहीं, रोमांचित था, उत्साह से भरा था। अपने पैर पर खड़ा होने का आनंद ही कुछ और था। आज रात की ट्रेन थी। मम्मी भी साथ आना चाह रही थी, किंतु घर और स्कूल का भी कर्तव्य था। मैंने उन्हें मना कर दिया। शुरू में सप्ताह भर होटल में रहने की योजना थी, फिर बैंक कर्मियों के सहयोग से किराए का घर लेता और फिर कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर में प्रवेश करता तो मम्मी की आवाज कान में पड़ी। वे मनोज अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज्यादा भयभीत थी। वह सब कुछ होने जा रहा है। वह उसी शहर में जा रहा है जहां उसके पापा रहते हैं। अरे जिया, उसे कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ रहते हैं, ना मोहल्ले की जानकारी है। तुम बेवजह डर रही हो, फिर भी कभी कभी उनसे भेंट हो जाए तो पहचान जाए। लेकिन अविनाश को अपने पापा में कोई रुचि नहीं है, अन्यथा तुमसे उनके बारे में पूछता जरूर। क्या पता खून उबल मारता है। मनोज, मैंने ज्यादा नहीं सुना और खासकर अंदर आ गया। मुझे देखकर उन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी। पहले विषय पर पूर्ण विराम लगा दिया, किंतु मेरे मन में खलबली मच गई। पापा आसाम में रहते हैं। मुझे बेचैनी सी होने लगी। रात में जब मम्मी मेरे रास्ते के लिए खाना बना रही थी, तब मैंने चाबी लेकर चुपके से उनकी अलमारी खोली, लॉकर में उन स्थानों की छानबीन की जहां मम्मी अपने पेपर रखती थी। थोड़ी मुश्किल के बाद पापा की फोटो, फोन नंबर, पता सब मिल गया। मैंने तुरंत उसे जेब में डाल लिया। अचानक एक पेपर पर मेरी नजर अटक गई और मैं खामोश रह गया। वह मम्मी और मनोज अंकल के कोर्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट थे। तभी मम्मी आ गई, मेरे हाथ से चाबी लेकर बोली, अलमारी क्यों खोली तुमने? मेरी नई व्हाइट वाली शर्ट नहीं मिल रही है। माँ, मैं जल्दी से बहाना बनाया, तुम्हारी अटैची में ऊपर ही रखती है। मैंने कहा, अच्छा देखता हूँ। मैंने पलट कर जाते हुए देखा तो मम्मी अपने कागज पत्र रख रही थी। फिर उन्होंने अलमारी बंद कर दी। स्टेशन पर मम्मी रोने लगी। मैं पहली बार उनसे अलग होकर कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें समझाया, ट्रेन चल पड़ी। रोती हुई मम्मी को मनोज अंकल ने अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर चल पड़े। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मैं निश्चिंत होकर टेक लगाकर बैठ गया। मम्मी अकेले न थी, लेकिन मेरे अंतर्मन में कुछ दर्द छा गया। अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी। आसाम में होटल बहुत महंगा न थे। मैं बैंक आने लगा, लोग अच्छे थे। सप्ताह भर में फ्लैट मिल जाने का आश्वासन भी मिल गया। रात में मम्मी घंटे मुझसे बातें करती, दिन भर का ब्यौरा लेती। मैं उनसे बात करते करते सो जाता। आज पहला संडे था, किंतु आज मेरी आंखें देर से खुली। चाय पीते पीते मैंने वह पेपर निकले जो मम्मी की अलमारी से चुराए थे, पता देखा और पिता की तस्वीर देखने लगा। दुबले पतले, प्रभावहीन व्यक्ति, दुबले पतले इतने जो किसी एंगल से मेरी मम्मी के लायक नहीं लग रहे थे। साथ ही उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। मेरी माँ बेसहारा बेटे के साथ न्याय की आस में संघर्ष करती रही और अंत में कोर्ट के द्वारा बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता और एक फ्लैट मिला। मम्मी को कोटा मिल गया। बाद में वह भी लड़ने लगी। जिंदगी चलने लग गई। उनसे मिलना होगा, वर्षों पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं गुदगुदाया, नहा धोकर नाश्ता किया और टैक्सी करके घर की ओर चल पड़ा। ठीक स्थान पर पहुंच गया। पुराना पारंपरिक ढंग से बना मकान था। वह एक पुराना आलीशान बंगला था, लेकिन रखरखाव के अभाव से खराब हो रहा था। मैंने साहस करके बैल बजा दी। आज संडे है, जरूर सभी घर पर होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर पर कौन कौन है। जरूर मम्मी से तलाक के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली होगी। कई मिनट बाद दरवाजा खुला। सामने पापा ही थे। लंबे दुबले पतले, कुछ उदासीन से लग रहे थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी, पजामा कुर्ता पहना हुआ था। कहीं से भी मेरी सुंदर मम्मी के लायक नहीं।
कौन हो तुम? पापा के चेहरे पर जिज्ञासा उभरी। मैं अविनाश, श्रीमती जिया का बेटा। अरे अविनाश, पापा मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए नम आंखों से बोले, कितना बड़ा हो गया है तू। मैं अभी बुलाता था तुझे, अंदर आओ। एक वीरान चेहरे पर बाहर आ गई। माँ देखो, अभी आया है। मैं अंदर आ गया। घर में सब कुछ था, लेकिन गृहिणी के बिना सब बिखरा और अयोग्य था। पापा जैसी दुबली पतली दादी भी थी। व्हील चेयर पर बैठे दादाजी के भी दर्शन हुए। मैंने सबके पैर छुए। सब मुझे देखकर खुश थे, किंतु बेजान से थे। घर का वातावरण, घर के सदस्यों के चेहरे पर अस्थायी वीरानी छाई थी। मैं इधर उधर देखते हुए प्रश्न किया, और कौन कौन है घर में? दादी बोली, बेटा हम 3 ही है घर में। माँ को छोड़ने के बाद पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैंने पापा की ओर देखकर कहा। मेरे स्वर में तसल्ली थी। किंतु मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा। माँ आप अविनाश के साथ बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। पापा किचन में चले गए। 2 बूढ़े असहाय मुझे एक तक देखने लगे। उनकी आंखें जैसे मेरी आत्मा में उतरी जा रही थी। मुझे बेचैनी सी हुई। अचानक दादी ने पूछा, तुम्हें जिया ने यहाँ आने से नहीं रोका क्या? दादी, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। कैसी है वह और तुम क्या करते हो बेटा? वर्षों बाद तुम्हें देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई। तुम्हारे दादाजी लकवा के शिकार है, ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब में तुमसे मिलने की आस छोड़ दी थी। दादी, मुझे बैंक में जॉब मिल गई है। यही आपके शहर में मम्मी ने बहुत कष्ट उठाई, अकेले मुझे पाला पोसा। आप सब ने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली। वैसे मम्मी ठीक है। दादी चुपचाप मुझे देखती रही, फिर बोली, बहू ने कोर्ट से आर्डर लिया था कि तुम्हारे पापा यदि तुमसे मिलने की कोशिश भी करेंगे तो वह उन पर कैसे कर देगी। तो क्यों? मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारी मम्मी ने कोर्ट से इजाजत ले रखी थी। उसने तुम्हारे पिता को खतरनाक मानसिक रोगी बताया था। उसने बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी मम्मी को मानसिक शारीरिक रूप से भयंकर प्रताड़ना देते हैं। उसने डॉक्टर मनोज द्वारा बनाई झूठी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की थी, जिसमें तुम्हारे पिता के शारीरिक मानसिक दशा की रिपोर्ट है। दादी बोल रही थी। दादी, आप यह सब क्या मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मेरी मम्मी का चरित्र हनन कर रही हो? मैं क्यों झूठ बोलेगी बेटा? सब सच है। तुम्हारी माँ ने केवल मकान और रुपयों के लिए मेरे सीधे साधे बेटे से शादी की थी। उसका डॉक्टर मनोज से विवाह से पहले का रिश्ता था। रूप रंग में सीधे साधे मेरे बेटे से उसकी गाड़ी नहीं बैठी, वह उसे रास नहीं आया, तो उसने झूठी कहानी बोलकर तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया। उसने तुमको पालने के लिए तुम्हारी मम्मी ने घर और ज्यादा पैसे का मांग कि कोर्ट में उसने तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया। तुम्हारे भरण पोषण के लिए बहुत पैसे और घर की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा। उसे दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा था। ऐसा भई हुआ, वह वैसा ही करता गया जैसा वह कहती गई। मैं निशब्द बैठा रह गया। आज ई 10,000 में तुम्हारे पापा हम बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण कर रहे हैं। खुद खाना बनाता है, नौकरी करता है, सामान दवा आदि सब लाता है। हमारी जिम्मेदारियां के कारण ना कहीं जाता है, ना आता है, दोस्तों को घर बुलाता है। कैदी की सजा भुगत रहा है। वह कोई न किए गए पाप की सजा का दंड झेल रहा है। दादी धीरे धीरे से रोने लगी ताकि पापा उन्हें सुन ले। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं दादी को सुनाई। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया क्योंकि तुम्हारे पापा अपने मुंह से तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तभी पापा ट्रे में खाने का बहुत सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। माँ की आंखों के आंसू देखकर उन्हें दबते पिता को अपने हाथ से चाय, ब्रेड, बटर खिलाया। उनका मुंह पूछा और जुट गए मुझे प्यार से खिलाने में मिठाइयाँ, पकौड़ियाँ, पापड़, चिप्स, ब्रेड, मटर और भी जाने क्या क्या। मैं नमा, आंखों में आंसू, बर्फ सब खाता रहा। पेट भर गया था। तब भी बहुत देर बाद मैं आने के लिए उठा। बारी बारी से सबके पैर छुए। शबनम आंखों से आशीर्वाद देते रहे। मैं बोला, पापा मैं यहीं आकर रहूंगा। आप सबके साथ शाम को ही होटल से सारा सामान लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारी मम्मी इसका विरोध करेगी, नाराज होगी, हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा बोले, कुछ नहीं होगा, आपने निश्चिंत रहें। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैं उनसे निपट गया। उन्होंने भी मुझे बाहों में भर दिया। भरे मन से मैं वहां से लौटा। सामान पैक करते हुए मैंने कई निर्णय किए। दूसरे दिन एक कैब बुक करके सामान लेकर पापा के पास जाने ही वाला था कि तभी मम्मी का फोन आ गया। अविनाश, तुम्हें आज फोन नहीं किया? हाँ, मैं बिजी था। सुबह पापा से मिलने गया था। क्या तुम्हें उनके घर का पता कैसे चला? तुम्हें मुझसे पूछे बिना वहां जाने की हिम्मत कैसे की?
मम्मी चिल्ला पड़ी, बेक्रोधी थी। वह सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए, आपने इतने वर्ष से कितनी बातें मुझसे छुपा कर रखी। उन पर आप शोषण प्रताड़ना का आरोप लगाती रही। मुझे बताया कि पापा ने आपको तलाक दिया, कोई सच्चाई ना थी। यह सब कहानी तुम्हें किसने सुनाई अविनाश? यह सब कुछ झूठ है अविनाश। तो सच? सच क्या है मम्मी बताइए। क्या आप शादी से पहले मनोज अंकल से आपकी दोस्ती नहीं थी? एक दूसरे के नजदीकी मित्र ना थे? पापा से शादी के बाद आपको लगा कि इतनी सीधे साधारण व्यक्ति के साथ आपका गुजारा संभव नहीं है, तो आपने तलाक ले लिया, उन पर झूठे आरोप लगाए, मकान और पैसे के लिए कोर्ट में आवेदन किया। सब कुछ आपकी योजना अनुसार हुआ। बस गड़बड़ ये हुआ कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें झूठी मनगढ़ंत बातें बताई गई। अविनाश, मम्मी मैं झूठ सच का फर्क कर सकता हूँ। मम्मी पापा ने अपने मुंह से एक शब्द आपके विरुद्ध नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने अंकल से चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि इस रिश्ते को जाहिर करने पर आपको तलाक की धनराशि ना मिलती। उधर सन्नाटा छा गया। मम्मी एक बार चुप हो गई। खैर छोड़िए मम्मी, आप अंकल के साथ सुख रहिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटे का फर्ज निभाऊंगा, किंतु अभी मैं पापा के पास जा रहा हूँ। उनको, मेरे वृद्धि बीमार दादा दादी को मेरी जरूरत है। अविनाश, तुम इस तरह मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। आप अकेली कहाँ हैं? अंकल आपके साथ हैं। मैं भी आता रहूंगा। मम्मी, अविनाश याद रखना, मैंने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी, जिसमें तुम्हारे पापा से तुम्हारी एक निश्चित दूरी तय थी। तुम्हें पाने के लिए पुनः कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगी। तुम्हारे पापा मुश्किल में पड़ जाएंगे। मम्मी, आप मुझे धमकी दे रही है। याद रखिएगा, मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता हूँ। कोर्ट में आपके झूठ का पर्दाफाश कर सकता हूँ। उस और पुनः खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मम्मी की रोने की आवाज आई। उन्होंने कहा, मुझे भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो, लौट आओ। आऊंगा मम्मी, लेकिन पापा के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। पापा अब आपको पैसे नहीं भेज पाएंगे, बहुत आर्थिक कष्ट उठाया है उन्होंने। उनके बोझ को कम करने जा रहा हूँ। आपको और मनोज अंकल को नए जीवन की शुभकामनाएं कहकर मैंने फोन काट दिया। गाड़ी आ गया थी। मैंने सारा सामान रखकर पापा को सूचित किया। पापा, मैं आ रहा हूँ, रात का खान साथ खाएंगे। आओ बेटा, हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, पापा ने उत्सुक स्वर में कहा। मैंने फोन काट दिया। मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। दिल में फैली धोखे की काली माँ को छाटने की पूरी तैयारी कर ली थी मैंने। पापा की छांव में मेरा भविष्य मेरी राह देख रहा था। दोस्तों, कभी कभी जो हम आंखों से देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।